चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो पैरेललोग्राम का एरिया देता है। ए क्रॉस बी एक ऐसे पैरेललोग्राम का एरिया देता है जिसकी एक साइड एडजेसेंट साइड मोड ए और मोड बी है, और उसका एरिया ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है ए बी साइन थीटा उसके बराबर होगा पैरेललोग्राम का। और देखा था हमने कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं, उनके बारे में थोड़ा क्वेश्चन किया था। और एक लास्ट टाइम मैंने एक क्वेश्चन दिया था वेक्टर्स, टॉपिक है वेक्टर्स। लास्ट टाइम मैंने एक क्वेश्चन दिया था, सोल्व किया था। अ, दो पॉइंट दिए हुए हैं, उसका मिड पॉइंट वो एम इज टू एन में डिवाइड करता है, वो तो मैंने सोल्व कर लिया था। उसके बाद एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था जिसमें ट्राइंगल एबीसी है, उसके पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर वर्टिसेस के, तो उसके सेंट्रोइड का निकालना था। इन केस आपका नहीं आया हो तो मैं उसे करवा देता हूँ। हमारा क्वेश्चन था फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी where the position vector of its vertices are a vector, b vector and c vector। ये क्वेश्चन था, हमें सेंट्रोइड बताना था, सेंट्रोइड का पोजीशन वेक्टर। तो कैसे करेंगे इसे, देखो ये हमारा ट्राइंगल है, इसका पोजीशन वेक्टर ए है, इस पॉइंट का बी है, इस पॉइंट का सी वेक्टर है। और सेंट्रोइड क्या होता है, जो सारे ये मीडियंस होते हैं, मीडियंस क्या होते हैं, जो साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और वो वर्ट अपोजिट वाले वर्टेक्स से ट्रायंगल के पास होते हैं। इस वर्टेक्स से इस साइड पे इक्वल डिवाइड करता हुआ एक लाइन बनाई, इस पे बनाई और ये ऐसे बनाई, तो इसे सेंट्रोइड कहा था मैंने, ये पॉइंट सेंट्रोइड। तो इसको निकालने का तरीका क्या, इधर देखो, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, तो ये मिड पॉइंट है जो, तो इसका लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था एम इस टू एन में डिवाइड करता है, उसके हिसाब से मिड पॉइंट का हमने देखा था क्या होता है पोजीशन वेक्टर। इसका क्या होगा, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डिवाइडेड बाय 2, ये पोजीशन वेक्टर होगा इसका। बी वेक्टर और सी वेक्टर के पोजीशन वेक्टर वाली साइड का मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये। और ए से ऐसे ये लाइन जा रही है, ए से हमारी ये लाइन ऐसे जाती है, और जो हमारा सेंट्रोइड है वो 2:1 में डिवाइड करता है, मैंने बताया था। ये सारी साइड्स को यहाँ पर 2:1, इसे भी 2:1 और इसे भी 2:1 में रेशो में डिवाइड करता है। तो ये 2 है, ये 1 है। तो लास्ट टाइम हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था उससे ये, इसे पी पॉइंट मानो, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पी, हमने पोजीशन वेक्टर ऑफ पी क्या निकाला था, जब ये है ए वेक्टर और ये है हमारा पी वेक्टर, तो इसका जब ये एम इज टू एन में डिवाइड करता है तो इसका निकाला था हमने एम पी पॉइंट का, एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। ठीक है, तो उस हिसाब से इसका क्या हुआ, इस पी पॉइंट का 2 इंटू बी वेक्टर प्लस एम इंटू ऑपोजिट वाले वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है, एन इंटू ऑपोजिट वाले वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड बाय एम प्लस एन। 2 इंटू पी प्लस सी वेक्टर डिवाइडेड बाय 2, 2 इंटू दिस वेक्टर प्लस 1 इंटू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय एम प्लस एन, यानी कि 2 + 1 3। तो कितना आया, 2 से 2 कैंसिल, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डिवाइडेड बाय 3। ये आ गया हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विच इज द सेंट्रोइड ऑफ आवर ट्राइंगल। सेंट्रोइड, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो ये हमारा सेंट्रोइड निकला है। और
इसे और क्या कहेंगे? अगर अगर कभी भी तीन ऐसे लाइंस हैं, एक लाइन ये, एक लाइन ये, एक लाइन ये, और ये किसी एक पॉइंट से पास कर रही होती हैं, तो इन तीनों लाइंस को कहते हैं दीज थ्री लाइंस आर कॉनकरेंट। कॉनकरेंट, सी सी ओ एन सी यू, कॉनकरेंट, मतलब एक पॉइंट से पास कर रही है ये सारी लाइन, ये वन लाइन, ये टू लाइन, थ्री लाइन, ये तीनों लाइन एक लाइन से, एक पॉइंट से पास कर रही है, तो कॉन्करेंट लाइंस बोल लेंगे इन्हें। और इस पॉइंट को, जो ये पॉइंट है, इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। तो हमारे इस केस में क्या होगा? ये तीनों लाइंस है जो मीडियंस की, ये एक ही पॉइंट से पास कर रही हैं, जो कि पी पॉइंट है, ये भी ऐसे पास कर रही है और ये भी ऐसे पास कर रही है पी पॉइंट से। ये हमारा पी पॉइंट है, यहाँ से पास कर रही है। तो हम इस केस में क्या कहेंगे? पॉइंट पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी लिख लो इसे, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ मीडियंस एन एस। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ मीडियंस इज इक्वल टू सेंट्रोइड, इज इक्वल टू सेंट्रोइड। तो और क्या कह सकते हैं? मीडियंस आर कॉन्करेंट। मीडियंस आर कॉन्करेंट। मीडियंस आर कॉन्करेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। आंसर आ गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। और जो हमारा ये है, इसे मैं पी से डिनोट कर रहा हूँ वैसे। ये जो पॉइंट होता है हमारा सेंट्रोइड, इसे जी से डिनोट करते हैं कॉमनली, जी से डिनोट करते हैं इसे। और ये प्रॉपर्टी याद रखनी है कि ये 2:1 में बांटता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। 2:1 में बांटता है। टू वाली साइड कौन सी होगी? जो वर्टेक्स वाली होगी, और वन वाली जो साइड को कट कर रहा है उसको। हेडिंग डाल लो, नेक्स्ट टॉपिक। हेडिंग, डायरेक्शन रेशोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन रेशोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस लिखो इसमें। फॉर ए जनरल 3D वेक्टर, फॉर ए जनरल फॉर ए जनरल 3D वेक्टर, 3D वेक्टर, 3D मतलब 3 डायमेंशनल वेक्टर। ए वेक्टर लिखो आगे, ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। नेक्स्ट लाइन, ए एक्स, ए वाई, ए जेड आर कॉल्ड द डायरेक्शन रेशियोज। ए एक्स, ए वाई एंड ए जेड आर called the direction ratios of this vector, direction ratio of this vector, and लिखो, and if this vector makes an angle, and if this vector, ये जो a वेक्टर है हमारा, if this vector makes an angle अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा, ऐसे लिखो, अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा, with the x y and z axis, with the x y and z axis respectively, then लिखो, then cos अल्फा
कोस बीटा एंड कोस गामा, cos alpha, cos beta and cos gamma are called as the direction cosine of this vector, are called as the direction cosines of this vector, ठीक है। नेक्स्ट पेज, डायग्राम बनाते हैं। ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस, सॉरी इसे वो बोलना था मुझे, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। डॉटेड, एक तरह से ये मानो एक्स वाई एक्सिस जिस स्क्रीन को तुम देख रहे हो उस प्लेन में, और ये जेड एक्सिस है, इस स्क्रीन से बाहर तुम्हारी तरफ ऐसे आ रही है, तो इसे दिखाने के लिए मैंने ऐसे डॉटेड ऐसे दिखाया, ठीक है। तो ये कोई वेक्टर है ऐसे हमारा, ए वेक्टर, ए वेक्टर, और ये इस तरीके से एक वो ड्रॉ कर लो, एक क्यूबॉइड बनाते हैं। थ्री डायमेंशनल कैसे दिख रहा है वो देखने के लिए, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, ये अल्फा बीटा गामा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस से एंगल बना रहा है। मतलब हमारे अल्फा बीटा गामा क्या हुआ है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये 3D वेक्टर है। अगर एक वेक्टर एक्स वाई एक्सिस में होता तो ये स्क्रीन, ये एक्स है ये वाई है, ये स्क्रीन के प्लेन में होता। अब हमने जेड एक्सिस बना दी तो इसका कुछ जेड कंपोनेंट भी है, तो ये हवा में आ गया, स्क्रीन से बाहर तुम्हारी तरफ आ गया, तो ये इस तरह का वेक्टर है। ये वेक्टर स्क्रीन से बाहर है, तुम्हारी तरफ है, निकल के आया हुआ है। तो इस वेक्टर से एक्स एक्सिस का एंगल है अल्फा, वाई एक्सिस का एंगल है बीटा, और जेड एक्सिस का एंगल ये ऐसे, ये है गामा। याद रखना ये ए वेक्टर है, ये स्क्रीन से बाहर आया हुआ है, ये स्क्रीन के प्लेन में नहीं है, इसके एक्स वाई जेड तीनों कंपोनेंट है, इसलिए मैंने एक कीबोर्ड बनाया है दिखाने के लिए। अगर ये वेक्टर स्क्रीन में होता तो यहाँ यहाँ आता है, यहाँ एक्स और वाई एक्सिस होते हैं, ये वाला जो एरिया आ रहा है ऐसे, ये जेड कंपोनेंट बता रहा है इसका, यानी कि स्क्रीन से बाहर आ रहा है। तो अल्फा बीटा गामा ऐसा एंगल है, और इसके ये कंपोनेंट कैसे है, ये ए एक्स है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये ए वाई है, और ए जेड क्या है, ये वाला ए एक्स ए वाई ए जेड, ये हमारा ए एक्स है, ये हमारा ए वाई है, ये ए जेड है। तो इसका नेट वेक्टर सम करके ये वेक्टर ऐसे बन गया, ठीक है। कंसीडर द वेक्टर शोन लिखो, कंसीडर द वेक्टर शोन, कंसीडर द वेक्टर शोन, ए वेक्टर, ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। एक तरह से ये वेक्टर कैसे पहुंच रहा है, पहले ए एक्स आई कैप, ए एक्स आई कैप, यहाँ गए, एक वेक्टर, तीन वेक्टर का सम है ए एक्स आई कैप का, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप, इन तीन वेक्टर का सम कह सकते हैं। यानी कि ए एक्स आई का यहाँ गए, फिर ए वाई जे कैप, तो ये हुआ नेट ये वाला, अब ए जेड के कैप भी ऐड कर दे तो नेट ये बन गया हमारा ए वेक्टर। नाउ कोस अल्फा, कोस अल्फा कितना हुआ, ए एक्स बाय मोड ऑफ ए, ए एक्स बाय मोड ऑफ ए, दिख रहा है हमें। कोस अल्फा क्या होगा हमारा, ये बेस इस ट्राइंगल का, ये ट्राइंगल जो एक तरह से टिल्टेड है, तुम्हारी तरफ आ रहा है टिल्ट होके, ये वाला ट्राइंगल, एक ये, एक ऐसे और ऐसे, ये टिल्टेड ट्राइंगल है, तुम निकल के ये बेस स्क्रीन में है,
और ये बाहर निकल के आ रहा है, तो ये कोस अल्फा है जो हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हुआ। तो बेस क्या हुआ इस केस में ए एक्स, और हाइपोटेन्यूज क्या हुआ मोड ऑफ है ये इस ट्राइंगल के लिए हमारे। ठीक है, ए एक्स बाय मोड ऑफ है, तो कितना हुआ ये ए एक्स बाय मोड ऑफ है कितना हुआ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर कोस बीटा। अब सेम एज सेम बीटा के लिए, अब की बार बीटा के केस में हम कौन सा ट्राइंगल देख रहे हैं, ये वाला, ऐसे, ये ट्राइंगल, ये, तो ये कोस बीटा है। याद रखना ये एंगल 90 है इस केस में, देखो ये ट्राइंगल है जो हमारा, ये बाहर निकल के आ रही है साइड, ये साइड और ये साइड, ये दोनों साइड बाहर निकल के आ रही है, तो ये 90 डिग्री है। तो कोस बीटा क्या हुआ, ये बेस जो कि ए वाई है, और हाइपोटेन्यूज क्या हुआ ये मोड ऑफ है। ठीक है, तो कोस बीटा हुआ ए वाई बाय मोड ऑफ ए, मोड ऑफ ए वेक्टर, तो कितना हुआ ए वाई बाय अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। अब सिमिलरली कोस गामा ए जेड बाय मोड ऑफ ए वेक्टर, यानी कि ए जेड बाय अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो अब कोस स्क्वायर अल्फा क्या हुआ, कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर सॉरी अल्फा, कोस स्क्वायर अल्फा स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स ए एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। सिमिलरली कोस स्क्वायर बीटा ए वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वही जो नीचे है, सेम डिनोमिनेटर आएगा हमारा, और कोस स्क्वायर गामा कितना हुआ ए जेड स्क्वायर डिवाइड बाई वही बेस, ये वाला। तो अब तीनों को ऐड कर दो, ऐड ऐड 1 2 एंड 3, एडिंग 1 2 एंड 3, दिस implies cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma इक्वल टू 1। तो हमारे ये आ गया। लिखो एक रेड रेड नोट लिखो, एक छोटा सा पॉइंट लिखो, इफ ए वेक्टर lies in the xy plane, if a vector lies in the xy plane only, if a vector lies in the xy plane only, then gamma will be कितना होगा गामा, अगर एक्स वाई प्लेन में ही है, अगर ये हमारा जो ये एक्स वाई प्लेन में ही होता है पॉइंट, तो हमारा गामा 90 डिग्री हो जाता। अभी तो ये थोड़ा एक एक्यूट एंगल बन रहा होगा, लेकिन अगर ये वेक्टर हमारा शिफ्ट होकर यहाँ पहुंच जाता है, यहाँ यानी ए वेक्टर ये होता, तो ये 90 डिग्री बनाता है इससे, जेड एक्सिस से, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में जेड एक्सिस परपेंडिकुलर है उसको। तो गामा विल बी हाउ मच 90 डिग्री, देखो गामा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, such that cos gamma is equal to 0, such that cos gamma is equal to 0। तो उस केस में कैसे होता है हमारा, ऐसे होता है, ये ए वाई होता, एक्स वाई प्लेन में होते बस ए एक्स, और ये हमारा थीटा, ये ए वेक्टर बना रहा होता है हमारा, इस केस में टेन थीटा ए वाई बाई ए एक्स होता, और हमारा कोस थीटा क्या होता उस हिसाब से ए एक्स बाय कोस थीटा होता हमारा ए एक्स बाय अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। और ये तो एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस से इस ये ऐसे होता, वाई एक्सिस से ये कुछ ये 90 माइनस थीटा होता, तो इसका कोस ऑफ 90 माइनस थीटा, ये इसे लिखते ए वाई बाई अंडर रूट ये सेम वही, तो ये एक्चुअली में क्या होता साइन
थीटा होता कोस 90 माइनस थीटा, तो इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे। वो तो वैसे ही पता है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बनता, और यहाँ से भी देख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर इक्वल टू 1 बनेगा। तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही होती है, तब गामा 90 हो जाता, तो कोस गामा 0 होता। ठीक है, तो इन्हें ये जो कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा इन सबको डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं, और अल्फा बीटा गामा जो ये एंगल्स बना रहे होते हैं इन्हें डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं। देखो क्वेश्चन, राइट अ क्वेश्चन, राइट अ वेक्टर विच हैज अ मैग्नीट्यूड, राइट अ वेक्टर विच हैज मैग्नीट्यूड p, p magnitude p, and which makes equal angle with the, and which makes equal angle with the x y and z axis, which makes equal angles with the x y z axis, लिख लो acute angles ब्रैकेट में, equal acute angles, equal acute angles। तो कैसे हो गए, हमें मैग्नीट्यूड दिया हुआ है p और इक्वल एंगल बना रहे हैं वो, तो हमें p वेक्टर निकालना। लिखो लेट द वेक्टर मेक्स एन एंगल थीटा विद द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, लेट द वेक्टर इक्वल इक्वल एंगल बना रहा है सबसे, तो उसे थीटा नाम दे देते हैं। लेट द वेक्टर मेक एन एंगल इक्वल टू थीटा विद द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, विद द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो हमारा वो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, इक्वल एंगल है सारे, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, सारे एंगल्स इक्वल इक्वल टू 1, तो 3 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/3। तो इससे क्या आया, कोस थीटा, कोस थीटा के दो वैल्यूज आएंगे, प्लस माइनस अंडर रूट 1/3, और हमने कहा है एक्यूट एंगल है सारे, इक्वल एक्यूट एंगल, तो जब थीटा एक्यूट है तो कौन सी वैल्यू पॉसिबल होगी, प्लस वाली बस, यानी प्लस 1/√3, ये वैल्यू पॉसिबल है। तो लिख लो यहाँ फोर एक्यूट एंगल्स, फॉर एक्यूट एंगल cos थीटा इक्वल टू 1/√3, देयरफॉर पी एक्स इक्वल टू, पी एक्स क्या था, पी कोस अल्फा, और अल्फा इस केस में क्या है, पी कोस थीटा, अल्फा इक्वल टू थीटा, सारे अल्फा बीटा गामा सारे थीटा, पी कोस थीटा, तो कितना हुआ रहा, पी इंटू 1/√3, p/√3। तो ऐसे ही पी वाई कितना हुआ, पी कोस बीटा, वो भी p/√3 हुआ, और पी जेड, पी कोस गामा, वो भी p/√3। तो हमारा पी एक्स पी वाई वेक्टर के सारे कंपोनेंट्स आ गए, ए एक्स ए वाई ए जेड जो होते हैं, तो देयरफॉर पी वेक्टर इक्वल टू पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप, कितना हुआ ये, p/√3 आई कैप प्लस p/√3 जे कैप प्लस p/√3 के कैप, ये हमारा पी वेक्टर निकला है। ठीक है, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अनदर क्वेश्चन, व्हाट वेक्टर में मस्ट बी एडेड, व्हाट वेक्टर मस्ट बी एडेड, must be added to the vector, to the vector I cap minus 3 j cap plus 2 k cap and 3 I cap
प्लस 6j कैप माइनस 7k कैप, so that their resultant vector has a magnitude, the resultant vector has a magnitude, कितना 10, vector has a magnitude 10, lies in the xy plane, making an angle 37 degree with x axis। तो क्या क्वेश्चन है, हमें एक वेक्टर ऐड करना है इस वेक्टर और इस वेक्टर में जो कि रिजल्टेंट बना दे हमारा 10। तीन कंडीशन लगा दी हमने, एक तो रिजल्टेंट 10 होना चाहिए उस वेक्टर को ऐड करने के बाद इन वेक्टर, दूसरा जो हमारा नेट वेक्टर आएगा वो एक्स वाई प्लेन में लाई करे, जेड कंपोनेंट कोई होना ही चाहिए, तीसरी कंडीशन है वो 37 डिग्री एक्स एक्सिस से बना रहा है। तो ये तीन कंडीशन हमें दी हुई है। तो कैसे हो गए, रिजल्टेंट हमें पहले बता दिया गया, रिजल्टेंट को मान लेते हैं डी वेक्टर बोल देते हैं, कुछ डी वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड हमें बता दिया गया और वो एक्स एक्सिस एक्स वाई प्लेन में लाई करता है और उसका 37 डिग्री एक्स एक्सिस एंगल है, यानी कि 10 cos 37 वो आई कैप कंपोनेंट और 10 sin 37 जे कैप कंपोनेंट। अब ये एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है ये वेक्टर हमारा, ये बता दिया गया हमें, और उसका मैग्नीट्यूड भी 10 मैग्नीट्यूड है और ये बता दिया 37 डिग्री। तो इसका ये कंपोनेंट ये 10 cos 37 हुआ और ये कंपोनेंट 10 sin 37। तो ये हमें नेट वेक्टर हमारा पता लग गया। तो ये कितना हुआ, इक्वल टू 10 cos 37, cos 37 कितना होता है 4/5, cos 37 इज 4/5। तो ये कितना हुआ 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप। तो हम बोल देते हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप जो हमारे गिवन वेक्टर है -3 जे कैप प्लस 2k कैप, और बी वेक्टर को बोल देते हैं 3 आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 7k कैप। और हमें सी वेक्टर जो कि निकालना है अननोन है, जो इन दोनों में ऐड करे डी वेक्टर बनाएगा। तो हमारी कंडीशन क्या बनी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू डी वेक्टर। इन तीनों रिजल्टेंट डी वेक्टर बना रहा है। तो सब्स्टिट्यूट कर दो आई कैप -3 जे कैप प्लस 2k कैप, बी वेक्टर ऐड करो इक्वल टू कितना आ रहा है 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप। तो कितना आया हमारा यहाँ से सी वेक्टर, ये आई कैप, ये आई कैप 3 आई कैप, ये 4 आई कैप यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यानी कि ये 4 आई कैप यहाँ 8 आई कैप से माइनस हो गया 4 आई कैप बचेगा। अब जे कैप देख लो -3 जे कैप प्लस 6 जे कैप यानी कि 3 जे कैप, 3 जे कैप उधर जाके 6 में से माइनस यानी कि 3 रह जाएगा प्लस 3 जे कैप। और ये 2 है 2k कैप -7k कैप, ये -5k कैप हुआ, दूसरी साइड जाके कितना बन गया +5k कैप। तो हमारा सी वेक्टर ये आ गया। ये वेक्टर हमें ऐड करना पड़ेगा ए वेक्टर बी वेक्टर में, तब हमारा रिजल्टेंट डी वेक्टर बनेगा। राइट अनदर क्वेश्चन, व्हाट वेक्टर लिखो, व्हाट वेक्टर मस्ट बी एडेड, व्हाट वेक्टर मस्ट बी एडेड टू 2 आई कैप
माइनस 4j कैप, बी वेक्टर क्या है, आई कैप माइनस 2k कैप, सच डैट, देखो सच डैट द रिजल्टेंट is a unit vector, resultant is a unit vector along the z axis. ये हमारा एक वेक्टर है, ये दो वेक्टर है, इसमें एक वेक्टर इस तरीके से ऐड करना है जो रिजल्टेंट वेक्टर बने, हमारा एक यूनिट वेक्टर बने, और वो भी अलोंग द z एक्सिस बने. तो इस केस में क्या है, इसे ए वेक्टर बोल देते हैं. तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, कुछ अननोन है जो हमें निकालना है. ये कितना बना रहा है, डी वेक्टर बना रहा है. डी वेक्टर वो किसके बराबर है, यूनिट वेक्टर अलोंग z एक्सिस यानी कि k कैप. बस डी कैप हमारा k कैप है, यूनिट वेक्टर जो अलोंग द z एक्सिस होगा वो k कैप है. तो हमारा ऐड करो a प्लस बी, कितना हुआ 3i कैप -6, नहीं -4 आई कैप ऐड -4j कैप -2k कैप प्लस सी वेक्टर इक्वल टू k कैप. बाकी सबको उधर ले जाओ, यानी कि -3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप. ये बन गया हमारा सी वेक्टर. ठीक है, सी वेक्टर हमारा फाइनली -3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप आ गया. राइट हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग, लिखो लामीज थ्योरम. लामीज थ्योरम, लामीज थ्योरम. देखो देखो इसमें, दिस थ्योरम इज particularly useful while dealing with the body. this theorem is this theorem is particularly useful while dealing with the body on which three forces are acting. The theorem is particularly useful while dealing with the body on which three forces are acting. It states that, आगे लिखो, it states that if the resultant of three coplanar vectors, coplanar vectors is zero, then क्या, a by sin alpha equal to b by sin beta equal to c by sin gamma. देखो नेक्स्ट, वेयर a comma b comma c are the magnitudes of these vectors, where a comma b comma c are magnitude of these vectors, and alpha is the angle between b vector and c vector. Alpha is the angle between b vector and c vector. Beta is the angle between a vector and c vector.
and gamma is the angle between a vector and b vector। तो इसका कोप्लेनर वेक्टर्स हैं तीनों। क्या स्टेट कर रही है थ्योरम हमारे, थ्री फोर्सेस जब एक्ट कर रही होती हैं तो ये बता रही है कि जब रिजल्टेंट ऑफ तीन कोप्लेनर वेक्टर जीरो होता है तो हमारी ये कंडीशन फॉलो होती है, ए बाय साइन अल्फा। और ये ए बी सी हमें बता दिए गए हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ थ्री तीनों वेक्टर है, और ये अल्फा बीटा गामा एंगल बता दिए। तो इसका डायग्राम कैसे होगा, ये हमारा ए वेक्टर है, ये हमारा बी वेक्टर है, ये हमारा सी वेक्टर है, ये हमारा अल्फा अल्फा बीटा गामा। इसका प्रूफ देख लेते हैं फटाफट। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू जीरो है, ये बता दिया गया है कि तीनों का सम जीरो है। ये कंडीशन है तभी लामित थ्योरम वैलिड है, यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू माइनस सी वेक्टर। लिखो क्रॉस प्रोडक्ट विद ए वेक्टर ऑन बोथ साइड्स। क्रॉस प्रोडक्ट कर दो दोनों साइड ए वेक्टर से, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस विद माइनस सी वेक्टर। तो कितना है, ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए क्रॉस सी। माइनस ऑफ ए क्रॉस सी क्या होगा, सी क्रॉस है, ये पता है हमें। ए क्रॉस बी जब भी क्रॉस प्रोडक्ट होते हैं, ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी होगा तो ये सी क्रॉस ए बन जाएगा, माइनस ऑफ ए क्रॉस सी होगा तो ये सी क्रॉस ए बन जाएगा। ए क्रॉस ए साइन जीरो तो जीरो, ये जीरो बन गया हमारा। और ये ए क्रॉस भी ऐसे का ऐसे, तो ये हमारी आ गई फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारी। देयरफॉर देयरफॉर मोड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू मोड ऑफ सी क्रॉस ए। खोल दो इन्हें। ए और बी के बीच में एंगल क्या है, गामा, यानी कि ए बी साइन गामा, और ये सी ए साइन बीटा। ए से ए गया तो यहाँ से क्या है, बी बाय साइन बीटा इक्वल टू सी बाय साइन गामा। ए बी बाय साइन बीटा इक्वल टू सी बाय साइन गामा। ये आ गई हमारी दूसरी इक्वेशन। देखो सिमिलरली अब लिखो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू माइनस ए वेक्टर कर दो। दोनों साइड क्रॉस प्रोडक्ट कर दो बी वेक्टर से, क्रॉस विद बी वेक्टर ऑन बोथ साइड। तो बी क्रॉस बी जीरो प्लस बी क्रॉस सी, और ये माइनस हो बी क्रॉस ए, यानी कि माइनस हो बी क्रॉस ए, तो ये कितना हो गया, बी क्रॉस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी। खोल दो इसे। ये ये हमारी इक्वेशन है, इससे क्या पता लग रहा है हमें, मोड ऑफ बी क्रॉस सी इक्वल टू मोड ऑफ ए क्रॉस बी। तो बी और सी के बीच में एंगल कितना है, अल्फा, तो बी सी साइन अल्फा। और ए और बी के बीच में बी बी गामा एंगल है, ए बी साइन गामा। काटो यहाँ से, क्या क्या कट रहा है, बी कट रहा है, तो यहाँ से क्या हो गया हमारा, सी बाय साइन गामा इक्वल टू ए बाय साइन अल्फा। ए बाय साइन अल्फा, इसे इक्वेशन थर्ड नाम दे दो। लिखो फ्रॉम 2 and 3
क्या पता लग रहा है हमें? 2 2 एंड 3 प्रूव कर दिया हमने लामिस थ्योरम। ये थ्योरम हमने प्रूव कर दी। फ्रॉम 2 एंड 3 प्रूव्ड। देखो नोट लिखो, नोट। देयर इज सम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आई वांट टू नोट डाउन। नोट फॉर दिस थ्योरम टू बी वैलिड, लिखो। फॉर दिस थ्योरम टू बी वैलिड द रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स must be equal. For this theorem to be valid, the resultant of 3 vectors must be equal to 0. Must be equal to 0, and the vectors must be coplanar. The resultant of 3 vectors must be equal to 0, and the vectors must be coplanar. Next paragraph. Next paragraph देखो. Hence we can say that. Hence we can say that if on a body. Hence we can say that if on a body, three forces F1 vector, F2 vector, and F3 vector are acting such that the body stays in equilibrium, are acting such that the body stays in equilibrium. Equilibrium means बॉडी अपनी वही पोजीशन में बनी रहती है, मूव नहीं कर रही है, वो इक्विलिब्रियम में। Three forces F1 and F2 are acting such that the body stays in equilibrium, then F1 by sin alpha equal to F2 by sin beta equal to F3 by sin gamma. Also alpha plus beta plus gamma equal to 360 degree. Alpha plus beta plus gamma equal to 360 degree. Also alpha plus beta plus gamma equal to 360 degree. ठीक है, ठीक है, ये टॉपिक हमारा हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालो, कॉमन काइनेमेटिक्स इक्वेशन, इक्वेशंस इन वेक्टर फॉर्म, कॉमन काइनेमेटिक्स इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म। देखो इसमें, व्हेन अ बॉडी मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, वेक्टर फॉर्म में बता रहे हैं हम काइनेमेटिक्स इक्वेशन क्या होंगी, जो हम सारी इक्वेशन पढ़ते थे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये हमने अपनी 9th क्लास में पढ़ी है। तो इन्हें वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? लिखो, व्हेन अ बॉडी मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, when a body moves with a constant acceleration, then 3 equations can be applied. Then the 3 equations can be applied in vector form as shown. In vector form as shown. When a body moves with a constant acceleration, then 3 equations can be applied in vector form as shown. कैसे अप्लाई कर सकते हैं? v वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर टाइम्स t। सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी? s वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर टाइम्स t प्लस हाफ a वेक्टर t स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन
वी वेक्टर स्क्वायर माइनस यू वेक्टर स्क्वायर इक्वल टू 2 ए वेक्टर डॉट विद एस वेक्टर। ये तीन इक्वेशन हमें वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से लिखेंगे। तो इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। जो हमारी नॉर्मल इक्वेशन होती थी उन्हें वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से, ये बस ऊपर एक एरो से डिनोट करना है और वेक्टर वेक्टर से कैलकुलेट करना है। देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो। अ बॉडी स्टार्ट्स मूविंग, क्वेश्चन लिखो। अ बॉडी स्टार्ट्स मूविंग सच दैट, a body starts moving such that its initial velocity, a body starts moving such that its initial velocity u vector equal to 3 I cap plus 4 j cap. It has a constant acceleration. देखो, it has a constant acceleration given by a vector equal to I cap plus j cap. लिखो find a part, its velocity vector after 5 seconds, its velocity vector after 5 seconds. B part, its speed after 5 seconds, speed after 5 seconds. C part, its displacement in 5 seconds, displacement in 5 seconds, its displacement in, मैं शॉर्ट में डिनोट कर रहा हूँ, तुम पूरा लिखना। मुझे तो अंडरस्टूड है कि डिस्प्लेसमेंट को ऐसे डिनोट करते हैं। इट्स डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकंड। सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। तुम्हारे पास इक्वेशंस भी हैं जो मैंने अभी तीनों काइनेमेटिक इक्वेशन लिखवाई हैं। ये तीनों इक्वेशन है, सिंपल है, बस वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। इक्वेशन तो हमें पता ही है, पहले से 9th क्लास में पढ़ी है। अब ये मैंने डाटा दे दिया, यू दे दिया, ए दे दिया। 5 सेकंड बाद वेलोसिटी निकाल लो, फिर स्पीड निकाल लो, डिस्प्लेसमेंट निकाल लो। सॉल्व द क्वेश्चन। फटाफट वी वेक्टर बताओ कितना आ रहा है हमारा 5 सेकंड के एंड में। वी वेक्टर निकला किसी का? थ्री आई क्या? मैं बस अब सिंपल कैलकुलेशन करता जाता हूँ, रिजल्ट मैच कर लेना तुम्हारा सेम आ रहा है यानी। टाइम को 5 सेकंड पुट कर दिया। एक आंसर आ गया वी वेक्टर 8 आई कैप प्लस 9 जे कैप। तो स्पीड कैसे निकाल लेंगे? स्पीड क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का कितना वैल्यू है, फिजिकल नंबर, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का तो पता है हमें कैसे निकालते हैं, कंपोनेंट का स्क्वायर करके ऐड उसका अंडर रूट। तो बी पार्ट स्पीड कैसे निकालेंगे? स्पीड इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। तो कितना हुआ ये? 8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर इज इक्वल टू
145 मीटर पर सेकेंड। और फाइनल कौन सा निकालोगे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है। सी पार्ट है जो हमारा, वो कैसे आएगा? एस वेक्टर इक्वल टू यू बार टी प्लस हाफ ए बार यू वेक्टर टी प्लस हाफ ए वेक्टर टी स्क्वायर। ये यूज कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास यू वेक्टर भी है और एक्सेलरेशन भी है और टाइम भी है। टाइम 5 सेकंड है, ये डिस्टेंस है 5 सेकंड है। और ये वेक्टर, ये क्वेश्चन भी यूज कर सकते हैं हम। वी स्क्वायर, और कौन सा यूज करते हैं डिस्टेंस निकालने के लिए? वी वेक्टर स्क्वायर माइनस यू वेक्टर स्क्वायर डिवाइडेड इक्वल टू 2 ए वेक्टर एस। ये भी यूज कर सकते हैं। ये अभी क्यों यूज कर सकते हैं? अगर हम सिंपल डिस्प्लेसमेंट पूछी होती तुमसे कि सिंपल ये क्वेश्चन नहीं होता वेलोसिटी का ना स्पीड का, सिंपल एक एक पार्ट होता है डिस्प्लेसमेंट का, तब तो तुम्हारे पास बस क्या होता है? यू होता, ए होता, इनिशियल डाटा ये यू है, ए है और टाइम है, तब तो ये यूज करते हैं। लेकिन अब हम वेलोसिटी वेक्टर भी निकाल चुके हैं, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर। तो इस केस में हम ये क्वेश्चन ये भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं। वेलोसिटी वेक्टर पता है हमें 5 सेकंड के अंदर, तो ये वी फाइनल स्क्वायर होता है, ये वी इनिशियल स्क्वायर होता है माइनस 2 AS। तो ये यूज अब हमारे केस में कर सकते हैं। इससे निकाल लेते हैं एक बार, फर्स्ट वाली से। कितना है? एस वेक्टर इक्वल टू यू बार 3 i कैप प्लस 4 j कैप टाइम्स t 5 प्लस हाफ i कैप प्लस j कैप एक्सेलरेशन टाइम्स t स्क्वायर 25। 15 i कैप प्लस 5 से 20 j कैप, और ये 25 2 i कैप प्लस 25/2 j कैप। इसे सोल्व कर लेना, फाइनल आंसर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन 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 मतलब किस चीज से बचना है हमें, ये गलती नहीं करनी। क्वेश्चन होता नहीं, बिजली बोर्ड पे लगा होता है, कोई ऐसा मुंह बना होता है, पट्टी सी बनी होती है, उस पर ऐसे करके बिजली विभाग के कई जगह लगा होता है। ये इस क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व नहीं करना। देखो किस तरीके से कह रहा हूँ मैं। हमने इनिशियल वेलोसिटी पता है हमें 3 i कैप प्लस 4 j कैप, उसका मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया ऐसे, 4 स्क्वायर इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया, ये तो मैग्नीट्यूड तो सही है। और एक्सेलरेशन i कैप प्लस j कैप है, तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकाल लिया हमने। 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू √2 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी सही निकाल लिया हमने। लेकिन अगर v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और इस तरीके से इस इक्वेशन को यहाँ पर अप्लाई कर दोगे तुम कि 5 सेकंड के एंड में वेलोसिटी, ये स्पीड निकालने के लिए डायरेक्ट ऐसे अप्लाई कर दोगे कि 5 प्लस √2 टाइम्स 5, तो कितना आ रहा है ये? 5 × 1 प्लस √2। ये हमारा v आ रहा है यहाँ से ऐसे, और हमारा एक्चुअल में स्पीड कितनी आ रही है? √145 अलग आ रही है ना, जो हमने निकाल लिया √145। और एक हम ये गलत तरीके से निकाल रहे हैं, जो गलत मेथड है, जो कि इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर लिख लिया, ए वेक्टर लिख लिया, और ऐसे करके v इक्वल टू यू प्लस ए टी अप्लाई कर दिया। ऐसे अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि तुम वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है उसका मैग्नीट्यूड निकाल के, जैसे हम बचपन से हमें सिर्फ एक मैग्नीट्यूड दिया होता था 9th क्लास में, उस मैग्नीट्यूड को v इक्वल टू यू प्लस ए टी पुट कर देते थे, और इससे हम स्पीड निकाल लेंगे फाइनली। ऐसे स्पीड गलत आएगी, ऐसे कर नहीं सकते। एक तरह से तुम वेक्टर फॉर्म को वायलेट कर दिया तुमने, वेक्टर को जिसको अकाउंट में लेना था, वेक्टर फॉर्म में दिया था, उसे दिया ही नहीं। ये गलती है। तो नोट लिखो इसके बारे में, इसके बारे में नोट लिखो, राइट अ नोट। नोट दैट, नोट दैट v वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर टाइम्स t डज नॉट इम्प्लाइज, लिखो डज नॉट इम्प्लाइज
does not implies v vector mod of v equal to mod of u plus mod of at। ये यहाँ पर अप्लाई करते हो ये गलती कर रहे हैं ना, ये गलती नहीं कर रही है। वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ तो वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करो, फाइनली जो फाइनल वेक्टर आ जाता है हमारा, जैसे हमने यहाँ पर u दिया हुआ a दिया हुआ है, वेक्टर फॉर्म में पहले निकाला आंसर, ये फाइनल आया, उसका फिर मैग्नीट्यूड निकाला यहाँ स्पीड। ऐसे करना है, ऐसे नहीं है कि हम u का मैग्नीट्यूड निकाला a का निकाले, v इक्वल टू यू प्लस एटी में सीधा बेवकूफ की तरह सीधा v इक्वल टू यू प्लस एटी सब्स्टिट्यूट कर दिया और v निकाल दिया हमने कि ये है हमारी स्पीड। ऐसे नहीं करना। लिखो टॉपिक, नेक्स्ट नेक्स्ट हेडिंग ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक अप्रोक्सीमेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक अप्रोक्सीमेशन। ब्रैकेट में लिखो ऑलवेज ऑलवेज पुट थीटा इन रेडियंस, ऑलवेज पुट थीटा इन रेडियंस। लिखो इसमें, लिखो if theta is very small, if theta is very small, very small, ब्रैकेट में लिख लो लेस देन 5 डिग्री, then we can approximate, लिखो then we can approximate the value of sin theta, the value of sin theta cos theta as जब थीटा बहुत छोटा है यानी कि लेस देन 5 डिग्री इतना छोटा है तो साइन थीटा को हम नियरली थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू थीटा। और याद रखना थीटा रेडियंस में है, यहाँ अप्रोक्सीमेट जब कर रहे हैं तो साइन 60 को अप्रोक्सीमेट 60 नहीं कर देंगे, वो तो एक तरह से गलत कर दिया ना। साइन की मैक्सिमम वैल्यू, साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ये बताया मैंने। और अगर हमने साइन 60 डिग्री है, 60 डिग्री को अप्रोक्सीमेट थीटा 60 कर दिया तो साइन थीटा की थीटा 60 तो वैल्यू हो ही नहीं सकती, तो रेडियन में पुट करना है मुझे। और टेन थीटा ये अप्रोक्सीमेट हो जाएगी थीटा, साइन थीटा टेन थीटा दोनों थीटा। और कोस थीटा की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1 माइनस थीटा स्क्वायर, 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाय, ये अप्रोक्सीमेट का साइन है, ये इस तरीके से अप्रोक्सीमेट 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाय 2। फॉर एग्जांपल 5 डिग्री कितना लिखना है, 5 पाई बाय 180 रेडियंस, 5 पाई बाय 180 रेडियन, इस तरीके से लिखना है 5 डिग्री को। तो इससे क्या पता लगा, साइन 5 डिग्री कितना हुआ हमारा, साइन ऑफ 5 बाय 36, तो ये कितना हुआ हमारा नियरली, रेडियंस में पुट कर दिया तो हम नियरली 5 बाय 36। लिखो लिखो when theta is very small, when theta is very small, the cos theta equal to 1, the cos theta is equal to 1, the cos theta is equal to 1। सीधी सी बात है, हमें पता ही है cos थीटा, जब थीटा बहुत छोटा हो गया तो ये जो बेस होता है और ये हाइपोटेनस होता है परपेंडिकुलर होता है, तो बेस और हाइपोटेनस जब थीटा बहुत छोटा है
वेरी वेरी स्मॉल, तो बेस और हाइपोटेन्यूज ऑलमोस्ट सेम हो जाते हैं, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 1 ही हो गया। और जब थीटा बहुत स्मॉल है तो साइन थीटा भी हमारा जीरो जीरो को टेंड करेगा। कोस थीटा इक्वल टू 1, इसे साइन थीटा को भी कह सकते हैं। लेकिन ये थीटा वेरी स्मॉल तब है, वेरी स्मॉल तो यहाँ पर भी लिखा है मैंने, थीटा वेरी स्मॉल, तब साइन थीटा और थीटा अप्रोक्सीमेट करें। लेकिन जब थीटा टेंडिंग टू जीरो होने लगे, बस स्मॉल क्या जीरो ही होने लग गया, तब ये कोस थीटा 1 हो जाता है। कि थीटा को यहाँ पुट कर दो, 1 - 0²/2 यानी कि अप्रोक्सीमेट 1 हो गया। और साइन थीटा भी जब थीटा जीरो अप्रोच करने लगे तो साइन थीटा भी जीरो हो जाता है, टेन थीटा भी जीरो हो जाता है। एक और पॉइंट लिख लो, टॉर्क ऑफ ए फोर्स, ये बताया नहीं था मैंने। टॉर्क ऑफ अ फोर्स, टॉर्क ऑफ अ फोर्स is also called is also called movement of the force, is also called movement of the force, movement of the force, जिसे टॉर्क कहते हैं उसे मूवमेंट ऑफ द फोर्स भी कहते हैं। एक क्वेश्चन लिखो, राइट अ क्वेश्चन। इफ इफ a vector cross with b vector is equal to c vector, then which which of which of the options are correct, which of the options are correct, are correct। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर दिया हुआ है और हमें ऑप्शन बताना है कौन कौन से करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन सी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए, सेकंड सी वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, थर्ड सी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर प्लस 3 बी वेक्टर, फोर्थ ऑप्शन सी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। आंसर बताओ, आंसर बताओ। कौन कौन से सही है इसमें? फर्स्ट के बारे में क्या कहोगे? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ए क्रॉस बी है सी वेक्टर, तो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर होता है, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट वाला होता है, तो ए वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, करेक्ट है, ये करेक्ट है। बी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, ये भी करेक्ट है। और जो 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर है, वो भी तो ए वेक्टर और बी वेक्टर है, अगर उनके प्लेन में ही एक वेक्टर होगा ना, 2 टाइम्स ए ऐसे और 3 टाइम्स बी ऐसे, ये 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर, ये इसका कुछ रिजल्टेंट यहाँ आएगा। तो ये वेक्टर भी ए और बी के प्लेन में है, और ए क्रॉस बी है जो वो सी वेक्टर, वो परपेंडिकुलर है ए और बी के ऐसे, ये बाहर आ रहा है सी वेक्टर, तो वो इसके भी वही आएगा, तो परपेंडिकुलर ये भी करेक्ट है। और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर सिंपल, ये इसके परपेंडिकुलर आएगा क्योंकि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर भी ए और बी के प्लेन में, तो ये भी करेक्ट है। तो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, ए बी सी एंड डी, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। ओके, तो आज इस लेक्चर को एंड करते हैं अभी। थैंक यू।